Good evening, ma'am. मैम डाउट्स थे कुछ। हाँ जी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैम डाउट्स थे कुछ। तुम्हारा टेस्ट भी हुआ था ना, तो टेस्ट डिस्कशन अभी नहीं हुआ ना आप लोगों का? नो मैम। टेस्ट डिस्कशन भी करना है हमें, है ना? यस मैम। हम्म। बताओ, अपने डाउट शेयर करो अमनदीप, फिर मैं पेपर डिस्कस करते हैं। तुम्हारा पेपर वही होगा ना, मॉडर्न फिजिक्स का? यस मैम। मैम बट अभी यस इसमें मैम। आप कहते कि एटम्स वाला पार्ट पहले करेंगे फिर डिस्कस करेंगे। क्या कह रही हो? मैम आप कह रहे थे कि पहले एटम्स वाला पोर्शन कंप्लीट करके फिर डिस्कस करेंगे। पेपर हाँ जी मैम। जरूरत नहीं है, तुमने तुमने जितना पढ़ा है ना उसी में पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, है ना? तुम्हें जितना पढ़ा है ना तुम उसी में पेपर सॉल्व कर लोगे। जो बचा हुआ पार्ट है एटम का, जरूर उसे कवर जरूर करेंगे, है ना? बट पहले पेपर डिस्कस करेंगे। कैसा गया था पेपर? कुछ तो करके आए, कुछ। संध्या क्या करके आई थी पेपर में अब की बार?
है। मैम किया तो था बट मैम नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई मैम। हाँ वही तो, पेपर नहीं अटेम्प्ट करना आता अभी कई बच्चों को, नेगेटिव करके आ रहे हो बहुत ज्यादा। मैम हेलो। ठीक है, दीप्ति आ गई है। दीप्ति पेपर कैसा हुआ इस बार आपका, कैसा एग्जाम हुआ? ये मैम जो संडे को हुआ था। हाँ जी। यस मैम, मैम फिजिक्स में ही किया बस। बाकी क्यों नहीं किया आपने, केमिस्ट्री और मैथ ना? अब असाइनमेंट आ रहे हैं आपके दीप्ति, क्या चाहती हो? मैम असाइनमेंट वो करने पड़ेंगे। हाँ जी, आपके तो मैम एग्जाम भी फिक्स हो गए ना? यस मैम, कल ही हुए। अच्छा, कल ही हुए हैं। यस मैम। ठीक है, तो आप दीप्ति केमिस्ट्री भी थोड़ा पढ़ना शुरू करो। केमिस्ट्री में तुम्हें जो चैप्टर्स नहीं आते 12th के, वो करेंगे हम, है ना? यस मैम। तो अभी आज से, जैसे अब तुम्हारा पेपर खत्म हो गया है, आज से एकदम अटेंटिव हो जाओ। तुमने जहां से केमिस्ट्री छोड़ी थी वहां से फिर से शुरू करो। ठीक है बेटा जी? ओके मैम। पढ़ना पड़ेगा दीप्ति। यस मैम। संध्या सिमिलरली तुम्हें, तुम्हारा भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तुम भी, सॉरी, तुम्हारा एग्जाम हो गया, फिर से अपने उस पे आ जाओ, यस रूटीन में। मैम। केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तुम्हारी भी गड़बड़ हो रही है। यस मैम। आंचल, आंचल कहाँ गई? आंचल नहीं है क्लास में? आंचल, भाई साहब इसको बुला के लाती हूँ। मैम मैंने भेजे हैं आपको डाउट्स। अमनदीप ने भेजा है ड्यूट्रॉन। इसमें क्या करूँ, इसमें एम रेडियस क्या हो जाएगी सर्कुलर मोशन में? एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन इज डिस्क्राइबिंग न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड रेडियस एम वी बाई क्यू बी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी किसी प्रोटॉन की? वो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम ई वाला फॉर्मूला लगा दो, इसमें आ जाएगा आंसर। देखो बताती हूँ कैसे करना है। टुडे शाम मस्तानी।
किए जाएं। अरे हो जा भाई डाउनलोड। मैनी डाउनलोड्स हो गए हैं। मैनी नो। आंचल क्लास में एंट्री कर लेती हूँ, लीव करती हूँ, क्या करती रहती हूँ? स्क्रीन दिख गई? था इसीलिए खुद में यस मैम। यस मैम। देखो जो तुम्हारा मनदीप, जो तुम्हारा क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है कि अगर कोई भी मेरा ड्यूट्रॉन पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर दी हुई है तो सर्कुलर मोशन में होगा। सर्कुलर मोशन में रेडियस कितना बनाएगा? mv अपॉन क्यूबी। ठीक है। अब ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है जिसकी रेडियस ऑलरेडी गिवन है 0.5 मीटर, वो पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो प्रोटॉन की लैम्डा कितना होगा? h अपॉन p, विच इज h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक K. एनर्जी। हम्म एक सेकेंड, मेरे पास रेडियस है, रेडियस यस मैम। तो मैं एम बी निकाल लूंगी, आर क्यू बी चार्ज दिया हुआ है बिल्कुल, बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं दी हुई, काइनेटिक एनर्जी तो दे रखी है पर एक सेकेंड। ओके, दिस इज प्रोटॉन, दिस इज न्यूट्रॉन, आई एम मिक्सिंग टू थिंग्स टुगेदर। एक साथ दो चीज मिक्स कर दी, मिक्स शेक बना दिया। एक ड्यूट्रॉन है ऑलरेडी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी दे रखी है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.5। ये रेडियस किसके बराबर होगा? mv अपॉन क्यूबी। ठीक है, तो रेडियस भी गिवन है और तुम्हें काइनेटिक एनर्जी भी दे रखी है, तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना बी की पहले इक्वेशन से। फिर वो कह रहा है प्रोटॉन का अगर रेडियस सेम रखते हैं, डिस्क्राइब 0.5 मीटर इन द सेम प्लेन विद द सेम मैग्नेटिक फील्ड, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? रेडियस भी यही है, मैग्नेटिक फील्ड भी यही है, तुम्हें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी प्रोटॉन के केस में। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले वाले केस में न्यूट्रॉन के हेल्प से क्या निकालोगी? क्या निकालोगी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकाल के इस वाले फॉर्मूले में रख देना, आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी तो एम वी मिल जाएगा, और एम वी क्या हो जाएगा? मोमेंटम। मोमेंटम को क्या लिख सकते हो? 2m काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट? यस मैम। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। समझ की बात? यस मैम। हम्म कौन आना चाहता है बार बार? सुखजीत होगी, इतनी लेट ही आती है। क्रिश कितना ही समझा लो इसे, मानता थोड़ी। क्रिश इतना लेट मत आया कर बेटा। पहला सवाल किस किसने अटेम्प्ट किया? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कितने बच्चे अटेम्प्ट करके आए? The energy that should be added to an electron, ये तो शायद किसी ने पूछा था क्वेश्चन, to reduce its d Broglie wavelength from 210 to 0.59 meters। कैसे करेंगे इसको? ये तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था। यस मैम। ये क्वेश्चन बन गया था तुम लोगों से? नो मैम, पेपर में नहीं किया था ये। क्यों? आंसर नहीं आ रहा था मैम एक्यूरेट। The energy added to an electron to reduce its de Broglie wavelength, उसकी अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ इतनी है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी मान लो E1 होगी।
एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी दैट शुड बी एडेड टू एन इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। अगर लैम्डा मान लो 1 था तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m E1। ये वैल्यू भी गिवन है। लैम्डा 2 के केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास वेवलेंथ जब लैम्डा 2 हुई यानी 0.5, तो वेव ये कितनी हो गई एनर्जी, एच अपॉन अंडर रूट 2m E2। राइट बेटा जी। अब देखो दोनों इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो मास क्या रहेगा, मास शुड बी सेम। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का रेशो ले लो, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का रेशो लोगे तो देखो एच से एच कट जाएगा, मास और 2 से ये मास और 2 कट जाएगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। तो ऊपर क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ E2, यहाँ क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ E1, हाँ या ना, यही तो बनेगा यस मैम। E2 अपॉन E1। लैम्डा कितना दे रखा है, लैम्डा 1 2 इंटू 10⁻⁻9, लैम्डा 2 कितना दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻⁹ इक्वल्स टू रूट ऑफ E1 अपॉन E2। 10 ये कट गया, ये कितने पे कटा 4 पे, तो ये कितना आया इक्वल्स टू 4। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, रूट, इसको क्या लिख सकते हो, ये 4 है, स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा तो E1/E2 किसके बराबर बना भाई, ये रूट E1/E2 है, यानी E1/E2 का 1/2 है ये। तो मैं 4 को क्या लिख सकती हूँ, मैम E2/E1 था ना। सॉरी E2/E1, E2/E1 का 1/2। इसको आप क्या लिख सकते हो, आप 4 को 16 का 1/2 हो जाएगा ना, यस मैम। 1/2 से 1/2 कट गया, तो E2 इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ E1। तो मेरे को इतनी एनर्जी रिड्यूस करनी पड़ेगी E2, मतलब लैम्डा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालना पड़ेगा कि एनर्जी एग्जैक्टली आ कितना रहा है। एनर्जी निकालनी पड़ेगी लैम्डा 1 में एनर्जी है कितनी, क्योंकि डिफरेंस से काम नहीं चल रहा मेरा, प्रॉपर सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो वेवलेंथ दी हुई है, मास दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा देखो अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा h अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा 1 की वैल्यू रख देना, h की वैल्यू रख देना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे फर्स्ट इक्वेशन में, ऐसे ही सिमिलरली सेकंड में निकालोगे। देखो कैलकुलेशंस तो बहुत हैं, तब जाके आंसर बनेगा। फिर उनका क्या ले लेना, एनर्जी का डिफरेंस ले लेना, है ना, बोलो यस मैम। एनर्जी का डिफरेंस ले लेना। ये क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि रेशो से काम नहीं आ रहा, इसने एग्जैक्ट पूछी है वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यूज पूछी है, और हमें एनर्जी किसी की दी भी नहीं हुई, तो यानी पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे एग्जैक्ट का मतलब, लैम्डा 1 जो दिया हुआ है h अपॉन अंडर रूट 2m E1 है, मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग E1 निकालना ही पड़ेगा। तो अगर मुझे ये E1 निकालना ही है तो क्या करें, पहले इस रूट को रिमूव कर दूं, इसको इधर ले जाओ, रूट 2m E1 इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा 1, है ना। अगर ये रूट रिमूव करना है तो स्केयरिंग बोथ साइड कर दें, किसके बराबर हो जाएगा 2m E1 इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा 1 का स्केयर, दोनों के स्केयर चढ़ जाएंगे। तो देखो E1 किसके बराबर आ गया, h स्केयर अपॉन लैम्डा 1 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके तुम्हें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखनी पड़ेगी, h की वैल्यू रखनी पड़ेगी, लैम्डा तुम्हें गिवन है तो यहाँ वैल्यू रख के E1 आ जाएगा। सिमिलरली E2 निकाल लोगे कैसे, E2 इक्वल्स टू h स्केयर अपॉन लैम्डा 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा 2 ये रहा, ठीक है। तो बेटा E1 और E2 आ जाएगा ये वाले फॉर्मूले से, यस मैम। कैलकुलेशन थोड़ी सी थी।
सेकंड कर मैम लिया था। एफ की वैल्यू और एम ई की वैल्यू तो कटी जाएगी ना, तो उन दोनों की तो रखने की जरूरत ही नहीं है। किसकी वैल्यू? अगर मैम एच स्केयर की और एम ई की। कैसे? मैम क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेंगे ना। हाँ, तो डिफरेंस में एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, रेशो नहीं है ना ये। रेशो में क्या होता है कि अगर मेरे पास किसी एक की वैल्यू गिवन होती है तो दूसरे की आराम से निकल जाती है। यहाँ पर एग्जैक्ट ही निकालनी पड़ेगी मेरे को, रेशो से काम नहीं चलेगा, कुछ नहीं कटेगा यहाँ पे। वरना तो फिर वो पहले करा तो था, वहां पे E1 और E2 का हमने निकाल लिया रिलेशन, बट हमें E1 भी तो नहीं दे रखी। अगर E1 दे रखी होती तो फटाक से हो जाता, E1 दे रखी होती तो फटाक से कर लेते। अब कुछ भी नहीं दिया हुआ तो प्रॉपर निकालना ही पड़ेगा सॉल्व करके। सेकंड वाला बताओ, ये कर लिया था। ये कह रहा है विद व्हाट पोटेंशियल एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सिलरेटेड सो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ बिकेम इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस आयन। ये कह रहा है कि हम किसी इलेक्ट्रॉन को कितना एक्सिलरेट करें कि उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है। अब मुझे बताओ, पहले सवाल यहीं पे करते हैं खत्म। डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए? लैम्डा इक्वल्स टू अपॉन अंडर रूट वी लिखवाया है। ऊपर एक टर्म था, मैंने तुम्हें कराया था, किसके बराबर था? लैम्डा इक्वल्स टू, मैम 12.27 एंगस्ट्रॉम। है ना? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी? डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कह रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ये वाली वेवलेंथ है, ये किसके बराबर करनी है? बिकेम इक्वल्स टू द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। तो अब तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? सेकंड लाइन लिखनी पड़ेगी बाल्मर सीरीज की, किसके लिए? हीलियम के लिए। तो यहां से जब वेवलेंथ निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला सिखाया था? 1/लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्केयर 1/n फाइनल का स्केयर माइनस 1/n इनिशियल का स्केयर। ये फॉर्मूला सिखाया था। यस मैम। Z हीलियम है तो हीलियम के लिए Z कितना हो जाएगा? हम 2 2। तो 2 2 जा 4। 4 अब देखो, बाल्मर सीरीज है, फाइनली कहां पर आके गिरता है बाल्मर में? 2 में। 2 बाल्मर में। लाइमन में फर्स्ट में आता था, बाल्मर में 2 में आके गिरता था। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस इनिशियली सेकंड लाइन कौन सी बनेगी बाल्मर के लिए? मैम था। पहली बनेगी, फर्स्ट लाइन थर्ड बनेगी, सेकंड लाइन फोर्थ बनेगी, है ना? फोर्थ। तो 4 4 जा 16। तो यहां से लैम्डा निकालो, देखो कितना आएगा, इसको डिसॉल्व करो। 1/लैम्डा इक्वल्स टू 4r। एलसीएम कितना ले लें? 64। तो ये कितना आया? 16 में से 4 गए 12। तो मैम इसको 64 नहीं 16। हाँ, 15 बचेगा फिर ऊपर। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा एलसीएम 16 और 4 का? यहां से जो लैम्डा की वैल्यू आती है तुमको किसमें पुट करनी पड़ेगी? अपने इस वाले फॉर्मूले में, वेवलेंथ वाले में। सॉल्व करो, कितनी आएगी? 4 और 16 का एलसीएम लो भाई। 16 एलसीएम ले लूं तो 16 ले लेते हैं, तो 4 4 जा 16 माइनस 1। तो ये कितना आया? 4 से ये कट जाएगा 4, तो ये आया 3/4r। तो बेटा 1/लैम्डा इक्वल्स टू 3/4r है। तो लैम्डा कितना हुआ? लैम्डा इक्वल्स टू 4/3r। ये वाली लैम्डा की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दो, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, मिल जाएगा। क्या निकालना था तुम्हें? निकालना क्या था? पोटेंशियल V निकालना है। V आ जाएगा आराम से। लैम्डा उठा के इक्वेशन 1 में रख दो, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, V को एक तरफ कर दो, बाकी टर्म्स को एक तरफ ले जाओ। कर लोगे? यस मैम। यस। दिनेश रुटेला, इतनी लेट आ रहे हैं ना ये बच्चे।
थर्ड बताओ। तो सेकंड तो भाई करना चाहिए था। थर्ड कह रहा है फॉर ए लाइट सोर्स फ्रीक्वेंसी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। ट्रू और फॉल्स? फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है? आकाश, फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है? म्यू पे। म्यू पे? हाँ मैम, न्यू। न्यू क्या होता है? आकाश, न्यू क्या होता है? हाँ, वेवलेंथ मैम। न्यू वेवलेंथ होती है? नो मैम, लैम्बडा होता है। आकाश, न्यू क्या होता है? कुछ नहीं पढ़ रहा है ना आजकल? हाँ, हवा में आ गया है 2-4 सवाल करके। न्यू क्या होती है आकाश, जल्दी बता फटाफट। फ्रीक्वेंसी मैम। हाँ, फ्रीक्वेंसी। अब मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है? बोलो। फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करती है? एनर्जी पे करती है। हर्ष, तुम बताओ बेटा, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? मैम वेवलेंथ पे। अरे नहीं बेटा। अच्छा ये बताओ, क्या मीडियम के चेंज करने पर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? अगर हम मीडियम चेंज करते हैं तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है सौम्या? नो मैम। फ्रीक्वेंसी के सॉरी मीडियम के चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? तुम्हारे पॉइंट लाइट सोर्स पे, कि जो लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये कह रहा है फॉर ए पॉइंट लाइट सोर्स फ्रीक्वेंसी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड। तो ये तो गलत हो गया। ये क्या होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड? इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी होती है ना, ये तो गलत है। रीजन क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इज इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर सेकंड। वेव थ्योरी यही कहती है कि वेव थ्योरी में नंबर ऑफ साइकिल्स को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। और वेव पार्टिकल ड्युअलिटी एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ ईएम वेव एज ए वेव और ए कॉर्पस्कुल। तो वेव पार्टिकल नेचर क्या दिखाता है? ईएम वेव्स का ड्यूअल नेचर, कि वेव जो है वेव है और दूसरा कॉर्पस्कुल मतलब पार्टिकल है ना। कॉर्पस्कुल्स का मतलब पार्टिकल। तो यानी रीजन क्या हो गया? रीजन इज ट्रू और असर्शन इज फॉल्स। ये बताओ, मोमेंटम लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी रेक्टेंगुलर पैराबोला का ग्राफ आएगा। ए ऑप्शन है शायद। यस मैम, ए। फिफ्थ बोलो। देखो, जब भी 1 अपॉन में इनवर्स हो ना, जैसे कोई भी टर्म एक दूसरे में इस तरीके से इनवर्सली हो, तो उनके बीच में जो ग्राफ बनता है वो बनता है हमारा रेक्टेंगुलर। फिफ्थ वाला देखो क्या कह रहा है। एक हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट किया हमने, जिसमें हमने वेवलेंथ लैम्डा ली, तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी थी? v थी। अब हमने वेवलेंथ को कितने से चेंज किया? 3 लैम्डा बाय 4 से। तो कह रहा है कि स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बिकेम। तो मुझे बताओ इक्वेशन क्या होता है? देखो, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना? यही हो। अब जब वेवलेंथ लैम्डा थी तो स्पीड कितनी थी? v। अब स्पीड अगर 3 लैम्डा बाय 4 से हो गई, तो कह रहा है कि जो फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन होगा उसका स्पीड क्या होगा? तो देखो क्या लिखोगे आप यहां से, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू हाफ एम, वेलोसिटी कितनी है? v स्क्वायर। ठीक है, ये हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये वेलोसिटी v इसके बराबर है।
अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये मास ऑफ किसका होगा, उसी इलेक्ट्रॉन का ही होगा जो बाहर आ रहा है। वेलोसिटी किसके बराबर हुई बेटा, 2 को मल्टीप्लाई में ले जाओ, m डिवाइड में आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइव, ये आपकी वेलोसिटी की स्केयर। अब कह रहा है कि अगर मैंने वेवलेंथ को 3 लैम्डा बाय 4 किया तो क्या होगा। तो अब अलग इक्वेशन बनेगी, एच सी अपॉन लैम्डा कितना हुआ, 3 लैम्डा बाय 4 ऊपर चला गया, ये होगा माइनस फाइव इक्वल्स टू हाफ एम वी डैश का स्केयर। मुझे वी डैश का स्केयर निकालना पड़ेगा, कितना होगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम एच सी माइनस फाइव को हाफ एम वी स्केयर लिख सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं। 4/3 कॉमन ले लूं मैं अगर यहां से, डिवाइड कर दो, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, सबसे बेस्ट रहेगा। एच सी माइनस फाइव अपॉन लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 HC अपॉन 3 लैम्डा माइनस फाइव इक्वल्स टू हाफ एम वी स्केयर अपॉन हाफ एम वी डैश का स्केयर। हाफ एम से हाफ एम कट गया, ठीक है, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, एच सी माइनस फाइव अपॉन लैम्डा अपॉन 4 HC अपॉन 3 लैम्डा माइनस फाइव इक्वल्स टू वी स्केयर अपॉन वी डैश का स्केयर। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बात समझ में आई, कर लोगे। अब आगे यस मैम। आगे तो हो जाएगा, कुछ कुछ ना कुछ चीजें कैंसिल आउट होती दिखेंगी। यहाँ पे करते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइव वी डैश का स्केयर इक्वल्स टू 4 HC अपॉन 3 लैम्डा माइनस फाइव, यहाँ पर आ जाएगा v स्केयर है, ये इक्वेशन बनेगी। करो इनको सॉल्व, एच सी अपॉन लैम्डा वी डैश का स्केयर माइनस 4/3 HC अपॉन लैम्डा वी स्केयर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, v डैश स्केयर फाइव माइनस वी स्केयर फाइव, कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से, एच सी अपॉन लैम्डा, अरे एच सी अपॉन लैम्डा कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, वी डैश स्केयर माइनस वी स्केयर 4/3। सॉल्व कर लोगे इसको, एक बार सॉल्व करना पड़ेगा बेटा इसको, इसका वो ले लो, दोनों को डिवाइड कर देना, इक्वेशन को सॉल्व करके देख लोगे, क्वेश्चन नंबर 5। यस मैम। यस मैम। बस ये दो इक्वेशन थी, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। 6th वाला बोलो, 6th वाला हो गया था। यस मैम हो गया। पहला देखो, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का स्लोप, स्लोप क्या देता है बेटा, मैं जिससे पूछूं वो बताएगा, आकाश बताएगा, आकाश बता। आकाश इसका स्लोप क्या देगा, काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी का स्लोप क्या देता है, हाँ क्या देगा, मैंने किया।
आकाश पढ़ क्यों नहीं रहा है? आंचल क्या देगा बेटा काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का स्लोप? आंचल W हाँ क्या देगा? क्या देगा? आंचल क्या मिलेगा एच और के और एफ के स्लोप से? W डब्ल्यू डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू क्या है भाई? मैं स्लोप की बात कर रही हूँ। आंचल डब्ल्यू मिलेगा इसके स्लोप से। एक सेकंड रुकना, ये कौन है? ये कौन आना चाहता है पहले तो इसे मैं बताती हूँ। तरणवीर। मैम ये स्पैमर है। तरणवीर हाँ जी मैम, कल भी आया था ये। इसको कुछ काम धंधे नहीं है क्या इन बच्चों को? ज्वाइन नहीं कर पाया शायद। ज्वाइन नहीं कर पाया। आकाश तुम लोग रिवाइज क्यों नहीं करके आए हो? आप पता नहीं था मैडम डिस्कशन कराएंगी टेस्ट का? मैम मैं बताऊं? नहीं। सुहानी बता बेटा। मैम H। एच। देखो सुहानी पढ़ रही है। आकाश क्या कर रहा है तू? तू क्यों नहीं पढ़ रहा? हाँ कुछ गड़बड़ होगी इस बार। क्या गड़बड़ होगी? बहुत दिन से चल रही है गड़बड़। जैसे जैसे पेपर पास आ रहे हैं ना, बहुत गड़बड़ चल रही है ये। पढ़ना शुरू कर दो आकाश, वरना तुम्हारी मम्मी को बता दूंगी मैं फोन करके कि कुछ नहीं पढ़ता आकाश। पूरे बैच में एक अकेला ही लड़का है कुछ नहीं पढ़ता, और पहले तो कुछ पढ़ता था, अब पता नहीं क्या हो गया है। नहीं नहीं, अभी और भी है। रविंदर, प्रतीक है, हाँ ठीक है। रविंदर है, प्रतीक है, और हर्ष है, हर्ष माधव है ना, 4 हैं। यस मैम। हर्ष कहाँ गया? हर्ष है, ठीक है। कृपा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा आज की क्लास में। यस मैम, टेस्ट नहीं दिया हुआ। टेस्ट नहीं दिया छोड़ो, तुमने मॉडर्न फिजिक्स कुछ नहीं पढ़ी हुई है, तुम्हें नहीं समझ में आएगी। तुम्हें लेक्चर्स देखने पड़ेंगे जहां पर मैंने नया कराया है। जहां पुरानी रिविजन्स हुई हैं उन्हें मत देखना, जहां नया कुछ कराया है उन लेक्चर्स को देख लो, ठीक है। ओके मैम। और जो तुम्हें आज टास्क दिए तुम वो बैठ के पढ़ लो। आज का लेक्चर तुम्हारे समझ नहीं आए, ठीक है क्लास मैम। मत करो, बैठ के पढ़ो, पढ़ती रहो जो तुम्हें टास्क दिया है। और मेरे को डेली होमवर्क चाहिए तुमसे। आकाश तुम भी अब डेली होमवर्क भेजो। क्या 2-4 दिन होमवर्क दे के रह गए? भाई मेरे पास क्या इक्वेशन होती है? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू इक्वल्स टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये इक्वेशन है। तो वाई, तो काइनेटिक एनर्जी को इधर ले आओ। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा? एच न्यू माइनस फाइव। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इसको नोट कर लो। अब बताओ m किसके बराबर आया है? h के बराबर ना। m स्लोप है, ये h के बराबर आ जाएगा। इंटरसेप्ट किसके बराबर आया है? फाई के। आंचल इसका इंटरसेप्ट फाई होगा, ठीक है। तुम गलत बता रही थी, इंटरसेप्ट w होगा। सिमिलरली ये दूसरा वाला है, इसका क्या हो जाएगा? ये पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का स्लोप क्या देता है? h/e। और इसका इंटरसेप्ट क्या देगा? ये 5/e। हाँ, 5/e। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 h, स्लोप ऑफ लाइन 2 h/e, y1 w, y2 w/e। w मतलब वर्क फंक्शन। तो ये तुम्हारे बनेंगे, ठीक है।
Yes, ma'am. ऑप्शन नंबर डी है शायद, है ए का क्यू बन रहा है, ए का क्यू, बी का बी, बी ऑप्शन। सी का आर, डी का एस, बी ऑप्शन। Yes, ma'am. सेवंथ कैसे करोगे? द सरफेस ऑफ द मैटर, देखो मेरी बात सुनो, ये कहने की बात है मॉडर्न फिजिक्स बहुत इजी है, मॉडर्न फिजिक्स बहुत इजी है, मॉडर्न फिजिक्स की इक्वेशंस सॉल्व करने में 1 घंटा लग जाता है, अगर ढंग से सॉल्व ना करें तो। काम आता है प्रैक्टिस, कि कैसे जूझना है उन इक्वेशंस से। ठीक है, फॉर्मूले वही गिने चुने 2-3 है, बट इक्वेशंस यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट बन जाती हैं। बात समझ में आई? और वो तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। सरफेस ऑफ ए मेटल इज इल्यूमिनेटेड विद ए रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, अगर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स वाज फाउंड टू बी दिस। तो कह रहा है वर्क फंक्शन क्या होगा, फॉर्मूला बेस्ड है, निकाल लेंगे। Yes, ma'am. H अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू वर्क फंक्शन ऑलरेडी दे दिया, सॉरी वर्क फंक्शन निकालना है, काइनेटिक एनर्जी दे दी 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। Yes, ma'am. एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी कितने के लिए बोला है, एच सी यूज कर लो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ नैनोमीटर में 400 हो गई, फाई आराम से आ जाएगा बेटा, ये तो फॉर्मूला बेस्ड। Yes, ma'am. 1.42. एट्थ क्वेश्चन बोलो, एट्थ क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, आपको 3 वैल्यूज दी हुई है फोटो करंट की, ए बी सी, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एनोड का पोटेंशियल दिया हुआ है। तो आप बताओ क्या क्या कह रहा है। तो देखो ए और बी का पोटेंशियल सेम है ना, ए और बी Yes, का ma'am. पोटेंशियल सेम है, और यहाँ पर ए और सी और बी और सी का दे रखा है, ये तो गलत हो गए, या तो ए होगा या सी होगा, क्योंकि ए और बी का तो पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम होता है तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है ना, क्योंकि किसके बराबर होगा पोटेंशियल, ईवी नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। Max. तो बेटा अगर पोटेंशियल बराबर है तो काइनेटिक जो इनकी, सॉरी पोटेंशियल अगर बराबर है तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो सेम रहेंगी। ठीक है, अब इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है करंट। करंट देखो सबसे ज्यादा किसका है, बी और सी वाले का करंट सिमिलर है, सैचुरेशन पॉइंट, सॉरी Yes. सी वाले का ज्यादा है, बट सैचुरेशन फिर भी दोनों का सेम आता है। लेकिन ए और बी का तो अलग है एकदम, इसका मतलब इन दोनों की लाइट की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग होंगी, सेम नहीं होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, Yes, ए ma'am. और बी की इंटेंसिटी अलग है, क्योंकि इंटेंसिटी डिपेंड करती है फोटो करंट पे। ठीक है, मैम फोटो करंट यहाँ पे ईवी नॉट डिनोट कर रहा था। कहाँ है ईवी नॉट? मैम यहाँ पे जो फोटो करंट उन्होंने वाई एक्सिस में बनाया हुआ है, मैम ये किसको डिनोट कर रहा है? फोटो करंट, तो फोटो करंट आई से है, तो होता है ना डिनोट फोटो करंट। फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, ओके मैम। तो इंटेंसिटी से वेरीफाई करना था, तो कि किसकी इंटेंसिटी कैसी है। तो ए और बी में अगर फोटो करंट अलग अलग है तो इनकी इंटेंसिटी अलग होगी, इसीलिए डज नॉट इक्वल टू वाला साइन सही होगा, जो बराबर वाला साइन है वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अलग अलग है फोटो करंट की वैल्यू। देखो फोटो करंट अलग अलग है ना, यस मैम। ए और बी का सैचुरेशन, हाँ, तो इनकी इंटेंसिटी भी अलग होगी। ओके मैम। मैम फोटो करंट में और एनोड पोटेंशियल में भी कोई रिलेशन होता है? नहीं नहीं, आपस में कोई रिलेशन नहीं है इनमें। ओके फोटो मैम। करंट और एनोड पोटेंशियल में यही है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे या एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे करंट 0 हो रहा है। देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वहां उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हें करंट 0 मिल रहा है। यहाँ पर फोटो करंट है ना, ये फोटो करंट ओरिजिन पे 0 है, तो ये जो वैल्यू होगी पोटेंशियल की, वहां पर फोटो करंट क्या है? 0, और उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो बस ये बाकी यही डिनोट कर रहा है। ओके मैम। 9th वाला कर लिया था क्या? 9th क्वेश्चन। यस मैम। तो ये भी देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, ए सरफेस इरेडिएटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी v। द कट ऑफ, अब देखो कट ऑफ वेवलेंथ कितनी है? 600 नैनोमीटर। कट ऑफ वेवलेंथ का क्या मतलब होता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ना, समझाया था कि यही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है।
अगर ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है तो क्या मैं फाई निकाल सकती हूँ? फाई भी आ जाएगा मेरे पास एच अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा। यही मेरे पास वर्क फंक्शन होता है, एच अपॉन लैम्डा नॉट। तो कह रहा है कि तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिख सकते हो? पहली इक्वेशन बन जाएगी एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो लैम्डा भी दिया हुआ है 200 नैनोमीटर, लैम्डा नॉट भी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी भी दी हुई है वी। अब कह रहा है कि सेम सरफेस को the same surface would release electron with maximum velocity 2v if it is irradiated by wavelength। तो सेकंड में तुम्हें वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी कि वेवलेंथ क्या होगी, एच सी अपॉन लैम्डा डैश निकालना पड़ेगा। वर्क फंक्शन चेंज नहीं होता है तो ये एच सी अपॉन लैम्डा नॉट ही रहेगा। प्लस अब की बार तुम्हें कितने की वेवलेंथ निकालनी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी वो वेलोसिटी निकालनी है 2v की। तो यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखोगे तो हाफ काइनेटिक एनर्जी m, वेलोसिटी पहले v स्क्वायर थी, अब ये क्या हो जाएगी हाफ m v, 2v स्क्वायर तो यानी 4m v स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये वाली तुम्हारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब इसको तुम देख लो कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। 4/2 ये तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो कैसे कर सकते हो, ये तो आसान ही है। मैम रेशियो लेके कर सकते हैं। एच सी अपॉन लैम्डा डैश इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस 2mv स्क्वायर, ये बना। पहला बन रहा है एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस रेशियो ले सकते हैं, एच सी बाई एच सी से कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा बाई लैम्डा डैश रेशियो आ जाएगी। लैम्डा नॉट भी कैंसिल हो जाएगा है ना। यस मैम। एमवी क्या स्क्वायर भी एक कैंसिल। काम कर सकते हो, पहली वाली इक्वेशन से वेवलेंथ ना, हाँ रेशो ले लेना सीधा, है ना, क्यों पर रेशो लेके काम चल जाएगा शायद। क्वेश्चन नंबर 9 थे वो देख लेते थे। मैं माइनस कर सकती हूँ, उससे इसलिए हो जाएगी। पहली इक्वेशन को पहले माइनस कर दें, पहली और दूसरी को इक्वेशन का खुद आपस में माइनस करके एच से अपॉन लैम्डा नॉट कैंसिल हो जाएगा। हाँ माइनस करके भी काम चल जाएगा, है ना, 5 कट जाएगा। पहली और दूसरी को माइनस कर दो, पहली और हाँ बिल्कुल पहली और दूसरी को माइनस कर दो, बढ़िया सही कह रही हो। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन माइनस कर देंगे, ठीक है। देख लेना क्या क्या करना पड़ेगा, तभी कह रही हूँ जो ऐसी जो डिफिकल्ट कैलकुलेशन है ना, इन एक दो को सॉल्व करके देख लो। अगर यहाँ सॉल्व कर लोगे तो पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10th कैसे करोगे? 10th हो गया था। मैम सेम ही होगा वेवलेंथ। क्यों? मैम क्योंकि पार्टिकल कोलाइड कर रहा है इनइलास्टिकली। हाँ फिर क्या होगा? क्या होगा देखो, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इज मूविंग विद वेलोसिटी v and associated de Broglie wavelength is lambda. If this particle collide inelastically with another particle of mass 2m, what will be the de Broglie wavelength of the system? है ना। तो क्या होगी, मान लो पहले मेरे पास जो पार्टिकल मास m था उसकी वेवलेंथ लैम्डा दी हुई है, यानी लैम्डा किसके बराबर होगी, h अपॉन m v के, ठीक है। अब ये पार्टिकल जाता है जिसका मास m है, इसके पास कुछ वेलोसिटी v है, ये किसी एक पार्टिकल से जाके टकरा जाता है जो कि खुद रेस्ट पे बैठा हुआ है 2m से, ठीक है। इससे जाके ये पार्टिकल टकराएगा, इसके बाद क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बेटा, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे मासेस। इन इलास्टिक कोलिजन में मास चिपक जाता है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। तो इनइलास्टिक में दोनों मास जब कोलाइड करते हैं तो चिपक जाएंगे। तो एक का 2m एक का m, अब ये कितना टोटल मास बन गया, 3m का। अब ये कुछ वेलोसिटी से चलता है मास, अब ये इकट्ठा 3m एक साथ चलेगा। तो यहाँ पर क्या कंजर्व रहता है, मोमेंटम। क्या कंजर्व रहता है, मोमेंटम। तो अब तुम लैम्डा डैश लिखोगे तो लिखोगे h अपॉन
मास कितना हो गया अब ये 3m हुआ। अब हमें इसकी v डैश चाहिए, तो मोमेंटम इज कंजर्व यहाँ पे। तो पहले जो तुम्हारा m, अब क्या लिखोगे, इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर है। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो दोनों पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल मोमेंटम लिखो। जो छोटा वाला m था ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा था, वेलोसिटी v से, तो mv प्लस 2m वाला मास अनदर पार्टिकल, वो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, रेस्ट पे है, तो ये 0 हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली दोनों मास चिपक गए, 3m बना लिया। अब ये कुछ नई वेलोसिटी v डैश से चलेंगे, वो निकालेंगे। तो क्या आया, mv इक्वल्स टू 3m v डैश, m से m कट गया, v डैश किसके बराबर आया, v अपॉन 3। इसको लैम्डा डैश में लिखो, h अपॉन 3m, v डैश क्या हो गया, v बाई 3, 3 से 3 मर गया, कितना आया लैम्डा डैश, h अपॉन mv। और यही मेरी क्या थी, लैम्डा। देखो लैम्डा और लैम्डा डैश दोनों क्या आई हैं, बराबर आई हैं, तो यानी किसके बराबर रहेगी, वो लैम्डा के बराबर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज समझने की थी, इन इलास्टिक कोलिजन में मास चिपक जाते हैं बट मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर आएगा। ठीक है, यस मैम। 11th हो गया था। हाँ, कैसे करोगे, अल्फा पार्टिकल का बोला है तो कर लोगे अल्फा और इलेक्ट्रॉन का डी ब्लू वेवलेंथ का रेशो, पोटेंशियल सेम दिया हुआ है। तो लैम्डा क्या होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी, यानी मोमेंटम। मोमेंटम को क्या लिख सकते हो, h अपॉन 2m इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू पोटेंशियल। प्रोटॉन का क्या लिखोगे, सॉरी अल्फा का, लैम्डा अल्फा इक्वल्स टू h अपॉन 2 इंटू मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल तो दोनों का सेम है। सेम है। बस तो अब क्या करना है, इनका रेशियो ले लो, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा, h से h कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, v से v कट जाएगा। तो देखो रेशियो क्या आया, मास ऑफ चार्ज का, और वो भी इनवर्सली। तो ऊपर जाएगा मास ऑफ अल्फा और चार्ज ऑफ अल्फा, अपॉन में आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। अब यस मैम। अल्फा का चार्ज कितना होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, अल्फा का चार्ज बोलो कितना होता है, 2 टाइम्स, 2 मैम टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मास कितना होता है अल्फा का एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन बहुत डिफरेंस होता है, तो मास को चेंज नहीं करेंगे, तो मास को अल्फा रहने दो, इलेक्ट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ जाएगा ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई से ई कट गया, क्या आया 2 मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अल्फा का मास जो कंपेयर करते हैं वो प्रोटॉन के साथ कर सकते हैं, किसके साथ, प्रोटॉन के साथ, क्योंकि हीलियम पार्टिकल होता है ना 2 4, तो ये 4 जो m लिख 4m लिख सकते हो ना, तो ये 4m किसके बराबर होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कोई कंपैरिजन नहीं है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास के साथ छेड़छाड़ नहीं, एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, पर चार्ज हमारा सेम होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, तो चार्ज शुड बी कन्वर्टेबल। 12th बताओ। मैम
ऑप्शन डी डस्ट पार्टिकल। है ना। तो जितना बड़ा पार्टिकल होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ उतनी स्मॉल बनेगी और उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। डस्ट पार्टिकल इन सब में से सबसे ज्यादा बड़ा पार्टिकल है। ठीक है, 14th बोलो। 13th भी हो गया था मैम। 13th भी वही है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना, हो जाएगा। 14th पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। तो देखो फोटोन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है क्या? प्रोटॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, पढ़ा था। यस मैम। नंबर ऑफ फोटोन्स इन एन इंटरेक्शन इज कंजर्व्ड। तो ये मैंने तुम्हें पहले बताया था, फोटोन का नंबर कंजर्व नहीं रहता। थर्ड कह रहा है मास ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो मैंने तुम्हें कभी नहीं पढ़ाया, थर्ड भी नहीं है। ठीक है, कह रहा है फोटोन जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है, ये बात सही। ये वाला बताओ, ये वाला भी हो जाना चाहिए था। मैम ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया था, तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आएगा? इसमें देखो क्या बोला है कि ए का जो वर्क डन है वो सबसे ज्यादा है। ए का वर्क डन अगर सबसे ज्यादा हुआ तो बेटा ए का इंटरसेप्ट सबसे बड़ा होना चाहिए ना। तो देखो ए का इंटरसेप्ट सबसे बड़ा है ना यहाँ पे, ये देखो, बाकी इन सब का छोटा है। तो ये इंटरसेप्ट की वैल्यू सबसे बड़ी ए के लिए है, तो इसीलिए ए को लास्ट में होना चाहिए था। ठीक है, तो अब कहोगे मैम ए लास्ट में तो मेरा डी में भी है, बट डी में देखो इनके स्लोप तो सेम होने चाहिए, पढ़ा था ना कि स्लोप विल बी सेम। स्लोप तो तुम्हारा सेम ही आने वाला है h/e सबके लिए। तो इसमें देखो इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा, स्लोप तो सेम होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन, है ना। 1 सेकंड में सही कर देना चाहिए था। 17 वाला बताओ। मैम बी। Which of the following curve may represent the speed of electron in the hydrogen atom? Speed velocity क्या लिखवाई थी तुम्हें? Z/n यस मैम। v नॉट। Yes, ma'am. तो यानी वेलोसिटी और क्वांटम नंबर के टर्म्स में बनाओगे तो कैसा आना चाहिए ग्राफ? हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी। इस तरीके का ग्राफ आएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, v/1/n अभी भी सिखाया था कि 1/n में कैसा ग्राफ आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस मैम। इसमें भी ऐसे ही आया था, एक ऊपर भी दिए रहा, देखो इसमें भी लैम्डा कैसे आया था? लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p था, तो इसमें भी यही ग्राफ आया ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस मैम। इसमें भी देखो वेलोसिटी जो है n के 1/n आ रहा है इनवर्सली, है ना। तो ऐसे ग्राफ में ऐसा ही ग्राफ आता है, तो इसका देख लो ऐसा ही आया ना, इस तरीके का ग्राफ। यस मैम। ऑप्शन बी का ग्राफ आया, तो इसलिए बी ठीक हुआ, बताया। 18th नहीं करने का। 20th बताओ, 20th करा। यस मैम किया था, ऑप्शन सी आया था मैम इसका। मैक्सिमम एनर्जी, देखो मैंने तुम्हें आधी से चीजें पढ़ाई भी नहीं है, तब भी तुम पूरा, मैंने बोला था कि तुम पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे इस एटम के एक लेक्चर से ही। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज की मैक्सिमम एनर्जी मतलब आप लिखोगे 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। फाइनली कहां पर आएगा इलेक्ट्रॉन? लाइमन सीरीज है तो मैम फर्स्ट में आएगा फाइनली। हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी, r One. फाइनली मैम 1 पे आया। इनिशियली कहाँ होना चाहिए? कौन सी सीरीज की बात हो रही है? मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी मतलब कहाँ से आना चाहिए? इन्फिनिटी से, इंफिनिटी से। है या नहीं? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो एन इनिशियल इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या हुआ? आहा, देखो इसने एनर्जी दे दी ना, मैक्सिमम एनर्जी। Maximum energy of a hydrogen-like atom is 36 R naught. The wavelength of the second line of the given series will be maximum energy. ओके, तो ठीक है। एनर्जी के टर्म्स में फिर मैंने तुम्हें ये भी सिखाया था hc/λ इक्वल्स टू, यहां पर क्या बचेगा? सिर्फ
ये अगर एच सी अपॉन लैम्डा है तो यहाँ पर सिर्फ रखिए 13.6 जेड स्केयर 1/n फाइनल स्केयर माइनस 1/n इनिशियल स्केयर सिखाया था। क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पर ये एनर्जी दे रखी है 36R0, तो यहाँ वेवलेंथ है, वेवलेंथ में तो एनर्जी नहीं लिखेंगे। अभी एच सी बाई लैम्डा क्या है, ये एनर्जी है, तो यहाँ एनर्जी। लिखिए। हाँ, तो यहाँ लिखोगे एच सी बाई लैम्डा 36R0 के बराबर है, इक्वल्स टू ये आया मेरा 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन फाइनल वही 1 है, और ये मेरा तो ये वैल्यू बन गई 36R0 जो है इसके बराबर आ गया। ठीक है, यही बनेगा ना। अंदर वाली वैल्यू तो फाइनल 1 रख दोगे, इनिशियली वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू बन गई। अब क्या कह रहा है, सेकंड देन द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन, तो 1/λ इक्वल्स टू R गिवन सीरीज। फाइनली तो 1 में आएगा। सेकंड नंबर पे क्या लिखूंगी, इनिशियली सेकंड लाइन कौन सी बनेगी भाई, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेकंड लाइन के लिए, पहली लाइन के लिए 2, सेकंड लाइन के लिए n की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 1/λ इक्वल्स टू R, बेटा कितना बनेगा ये 8/9, 8/9। 8/9। हम्म। ओहो, इसमें भी HC/λ लिखना पड़ेगा क्या, इसमें भी फिर HC/λ लिख लो, HC अपॉन लैम्डा डैश, HC अपॉन लैम्डा डैश, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 13.6, 13.6। ठीक है, 13.6 R, 13.6 को क्या लिख सकते हैं भाई, 36R0। ये R हट जाएगा अगर जेड ये लगा दिया है तो 13.6, तो ये मेरा 36R0 आ गया। तो ये देखो क्या लिखोगे, एच सी अपॉन लैम्डा डैश इक्वल्स टू 13.6 की जगह 36R0 मल्टीप्लाई बाय 8/9, 9 की टेबल में 4 पे कट गया तो 32 आ गया, तो एच सी अपॉन लैम्डा डैश इक्वल्स टू 32R0। तो निकालना क्या था, लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश कितना हो जाएगा, HC अपॉन 32R0। HC अपॉन 32R0। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो इसीलिए दोनों फॉर्मूले सिखाए थे, एनर्जी वाला सिखाया था और एक दूसरा बिना एनर्जी का सिखाया था, है ना। एक HC/λ 13.6 जेड स्केयर और एक सिखाया था 1/λ R जेड स्केयर, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले कौन, वेवलेंथ सिंपल वेवलेंथ हो तो ये वाला लगा दो 1/λ, एनर्जी के टर्म्स में हो तो HC/λ। ठीक है, तो यहाँ एनर्जी के टर्म्स में पूछा था तो HC/λ लगाया जाएगा। अब देखो 25th भी इजी है, कैसे करोगे 25th, करो बताओ। तो एक चीज देखो, ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन n1 से किसी n2 में जा रहा है, मतलब इनिशियली कहाँ पे था 1 पे, 1 से किसी n2 में जा रहा है, जो कि मुझे नहीं मालूम, बस इतना पता है कि टाइम पीरियड कितने से इंक्रीज हो गया 64 टाइम्स। यहां से तुम्हें पता चलेगा कि वो n2 जो है वो कितना है, यहां से पता चलेगा n2 कितना है। जैसे ही n2 पता चल गया तो तुम स्पेक्ट्रम बता सकते हो कितनी लाइंस आएंगी, मैंने फॉर्मूला कराया था एक, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 n1 + 1 अपॉन 2, है ना। तो सबसे पहले अब बात आई कि मैम n2 कैसे निकालेंगे। देखो टाइम पीरियड 64 हो गया, कैसे बताओगे। अब वेलोसिटी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है किस पे, z/n पे। रेडियस जो आता है वो आता है n² z, क्या यही आता है, प्लीज चेक एक बार मेरे को, z/n और रेडियस n²/z, है ना। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, हाँ टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस मतलब रेडियस, तो रेडियस n² है, डिवाइड वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी रखो यहाँ पे z/n, तो ऊपर चला जाएगा n। तो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, n³/z²। तो ये तुम्हें टाइम की डिपेंडेंसी मिल गई z और n पे, है। और अगर टाइम 64 हुआ है 64, है ना,
टाइम 64 हुआ है, मेग जब n1 1 था तो टाइम t था। तो अब यहाँ पे देखो, अगर n को 1 रखते हो, 1 की क्यूब अपॉन z स्क्वायर, तो तुम्हें टाइम कितना मिल रहा था, t मिल रहा था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, n की पावर क्यूब है समथिंग और ये z की पावर स्क्वायर है, तो z मान लो यहाँ पे 1 ही होगा, तभी तो वो t मिला हुआ है। मैं मान लेती हूँ z मेरा हाइड्रोजन लाइक एटम ही 1 आया है। अब मेरे को बताओ ये n की वैल्यू कितनी होगी। ये 64 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 4 की पावर क्यूब इक्वल्स टू ये n की पावर क्यूब। यस मैम। n से n कट गया, तो यानी तुम्हारा फाइनली कहाँ जा रहा है, ये 4 में। तो n2 कौन सी वैल्यू हुई, 4 वाली हुई ना। समझ में आया क्या किया, टाइम का निकाल लिया ना तुमने, कि टाइम किस पे डिपेंड कर जाएगा, n क्यूब अपॉन z स्क्वायर पे, है ना। और हाइड्रोजन लाइक है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। और z दोनों के लिए कॉमन भी रहेगा, z पे डिपेंड बात ही नहीं है, क्योंकि z दोनों के लिए कॉमन है। भाई तुम्हारी वो थोड़ी ना बदल जाएगी कि हाइड्रोजन से हीलियम बन जाएगा एटम। बात समझ में आई। तो अगर इस तरीके की बात होंगी तो z विल बी सेम, तो उससे डिफरेंस नहीं आएगा, बट नंबर ऑफ शेल से चेंज आ जाएगा। तो टाइम जब n की वैल्यू 1 थी तो टाइम कितना था t, अब n की वैल्यू कितनी हो गई, वही जब टाइम हो गया 64, तो n क्या मान लो, n2 की पावर क्यूब। तो अब समझ में आया कि ये कितना आ जाएगा 4। तो n2 की वैल्यू 4 रखो देखो, और n1 की वैल्यू रखो 1। तो कैसे लिखोगे, 4 माइनस 1, 4 अपॉन 2, 2 6 आंसर है ना इसका, 6 आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यस। ये भी देखो क्लास में सिखा के भेजा था, बस थोड़ा टाइम पीरियड वाला दिमाग एक्स्ट्रा लगाना था, याद रखना फॉर्मूला। बाकी ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं, देखो सीखो एक बार इनमें से कौन सा कराना है। हम 24 वाला 24, 24 वाला रुको, अभी 24 वाला रहने दो। 21, 22, 23 में से बताओ। स्टॉपिंग पोटेंशियल्स के क्वेश्चन है सारे, ये ज्यादा इजी हैं आई थिंक। 21 वाला बता दीजिए। कौन सा 21। 21 में क्या दिक्कत हो गई, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। मैंने एक्चुअली आइटम्स की इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी ना, तो उनके क्वेश्चंस ज्यादा नहीं हुए थे। हाँ, तो अभी जो ये 3 क्वेश्चन है ये फॉर्मूला बेस्ड हैं, जो अभी तक कराया है सिमिलरली सेम एज इट इज क्वेश्चंस हैं। 23वां क्वेश्चन सॉल्व करो चलो सारे जने फटाफट। आकाश यहीं पे है कि चला गया, ये करो बेटा 23rd करो, सबसे पहले करेगा देखना। आकाश कैलकुलेशन तेज करता है ये, करो बेटा। मैं 1.95 कौन सा सॉल्व किया बेटा, 23 मैम। जेड की वैल्यू राउंड ऑफ करके 2 मान लो। जेड की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आ रही है। 4 पॉइंट आ रही है।
मैं तुमसे पूछ रही हूँ 23वां कराया ना? यस मैम, 23वां मैम 1.95 आ रही है, आई मीन 2 आ जाएगी मैम इसमें। ना, गलत, गलत है बेटा जी, चेक करो। मैम 4 आ रही है। नहीं, मैम 5। 5 है ना? बिल्कुल। क्या है देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। तो फाइनली तुम्हें 3 में भेजना है, इनिशियली 2 में है, एनर्जी भी दे रखी है 47.2, तो फॉर्मूला ही तो लगाना था। एनर्जी जो एच सी बाय लैम्डा लिखते हो, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू 13.6 जेड स्केयर 1 अपॉन एन फाइनल। फाइनली कहाँ जा रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन? थर्ड में। 3 3 जा 9। 9 माइनस 1 अपॉन 2 2 जा 4। ठीक है। एच सी अपॉन लैम्डा क्या है? एच सी अपॉन लैम्डा एनर्जी 47.2। कितनी दे रखी है? तो यहाँ 47.2 इक्वल्स टू 13.6। ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लो। ये जेड स्केयर तो चल ही रहा है, 9 और 4 36, तो 9 4 जा माइनस 4 9 जा, हाँ 47.2 इक्वल्स टू 13.6 जेड स्केयर 5/36। यस मैम। इसे सॉल्व कर लो कि नहीं होगा? क्या बनेगा? 47.2 मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन 13.6 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू जेड स्केयर। अब सॉल्व करना। आकाश कितना आ रहा है? ये लो, कहाँ गड़बड़ कर दी तुमने? 22वां यस मैम, करो। 25 22, 5 आ गया मैम। हाँ वेरी गुड। 22वां करेंगे सब। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है 22वां भी। यस। ठीक है। एनर्जी ऑफ ए फोटोन निकाल सकते हैं पहले हम। वेवलेंथ दी हुई है कि कितनी वेवलेंथ इंसिडेंट हो रही है, 488 नैनोमीटर्स। तो हमें इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी मिल जाएगी। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 0.67 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्या मिल जाएगा? वी नॉट। हाँ, वी नॉट दिया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ईवी नॉट होता है काइनेटिक एनर्जी। यस मैम। काइनेटिक एनर्जी हो गई। इंसिडेंट एनर्जी है, स्टॉपिंग वर्क फंक्शन अपने आप आ जाएगा। माइनस कर देना इंसिडेंट एनर्जी में से, काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? वर्क फंक्शन। ठीक है। यस मैम। तो मैंने तुमसे कहा था कि बेशक एटम का एक लेक्चर ले रही हूँ, पर वही जो कराया है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ है पेपर में भी। बट फिर भी जो छोटी मोटी सी चीजें बची हैं वो हम एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। बाकी ये जो पेपर है, इसी पेपर को दोबारा री अटेम्प्ट करना है आज। 18वें सवाल को रहने देना। उसके बाद जितनी भी जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है
वो सारे करने हैं। 16th रहने देना, 16th एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगी क्लास में। बाकी के जो क्वेश्चंस करे हैं जिनका हमने पूरा आंसर नहीं लाया है ड्यू टू कैलकुलेशंस, वो क्वेश्चंस तुम्हें आज री अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है सभी को। ये 25 सवाल री अटेम्प्ट करो आज। बोलो, करोगे सारे जने? उस वाले Yes, ma'am. क्वेश्चन में वो वाला फॉर्मूला लगना था ना, EV नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। किस वाले में? मैम लास्ट वाले में जो अभी आप करवा रहे थे, 23 हाँ वही वाले। एक ही फॉर्मूला है, वही लगेगा, ओके मैम। है ना। तो आज देखो 15 जने रह गए, भागना शुरू कर देते हो। सबको ये री अटेम्प्ट करने हैं, एवरीवन, ठीक है बेटा। विवेक, विवेक, विवेक है क्लास में? जी मैम। विवेक, इनको री अटेम्प्ट करना है इन्हीं क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके मैम। ओके चलो, बाय बेटा जी, बाय एवरीवन। मैम हाँ बोलो। मैम एक जो चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड वाला मैम डीपीपी थी ना मैम, उसके क्वेश्चंस हो नहीं रहे मैम। उसमें कौन से जो मैम फॉर्मूलाज लगने हैं ना, वो मैम मैंने वो वाला बेटा, वो वाली डीपीपी मोस्टली बच्चों से नहीं लगी है, दूसरे बैच में भी किसी से नहीं लगी, तो उसको मैं ही सॉल्व कराऊंगी, ठीक है, किसी दिन बैठ के। वो क्वेश्चंस काफी अलग हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं है।